हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज बच्चों हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर जो कि आपके केमिकल बॉन्डिंग में है, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर बनाना। हाउ कैन बी प्रिपेयर, हाउ कैन बी मतलब मेक ए स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड मॉलिक्यूल, और साथ ही साथ में स्ट्रक्चर तभी बना पाओगे जब आपको हाइब्रिडाइजेशन आए। तो सबसे पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन, इसे हिंदी में कहते हैं संकरण। तो जब भी आपसे पूछा जाए हाइब्रिडाइजेशन निकालिए तो कैसे निकालते हैं, फार्मूला होता है। उस फार्मूला का यूज करके सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर हैं और सेंट्रल एटम में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, उसके अकॉर्डिंग हम टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। उस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से उस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पता चलती है, उसके अकॉर्डिंग हम उनको अरेंज करते हैं। तो आपको बता दें हाइब्रिडाइजेशन ये जो टॉपिक है ये आपका केमिकल बॉन्डिंग में आता है, और केमिकल बॉन्डिंग में खासकर कोवेलेंट कंपाउंड जिनमें होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसलिए याद रखना आयनिक कंपाउंड में देयर इज नो सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विल स्टडी इन ओनली केमिकल कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हमने आपसे कहा H2S। देखिए H2S की बात करेंगे, पहले हम बताएंगे बिना लोन पेयर वाले। तो सबसे पहले फार्मूला आपको बता दें, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। अगर आपको सिग्मा बॉन्ड की संख्या और लोन पेयर की संख्या पता हो तो आप हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बता पाओगे। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की, जैसे कि जिसमें लोन, पहले हम बताएंगे बिना लोन पेयर वाले, ओके, और फिर बताएंगे लोन पेयर वाले। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जैसे H3PO4, इसका नाम है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आपको बता दें ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, इसमें फास्फोरस सेंटर में है। तो अगर हम फास्फोरस की एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 285, इसके आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं आपबाउ रूल से तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो यहाँ पर p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आगे 3d ऑर्बिटल होता है, लेकिन 3d ऑर्बिटल हमारा कैसा है, खाली है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। जब वैलेंसी, अभी वैलेंसी कितनी है 3, अगर वैलेंसी 5 करना हो तो एम्पियर यहाँ चला जाएगा। तो अभी हमारे पास कितने एम्पियर हो जाएंगे, हाउ मेनी एम्पियर, अभी हमारे पास में 5 एम्पियर हो गए। तो फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। 5 इसलिए होती है प्रेजेंस ऑफ 3d ऑर्बिटल, जो खाली 3d ऑर्बिटल है उसमें ये लोन पेयर एक्साइड होकर चला जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएंगे। तो वैलेंसी फास्फोरस की 5 हो जाएगी 3 की बजाय। ठीक है, तो 3 भी है 5 भी है। अब आप बताइए, अभी अगर आप ध्यान से देखो, अगर ये पांचों ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन में मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, जब ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होती हैं उस मिक्स से एक न्यू ऑर्बिटल प्राप्त होती है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और उस प्रोसेस को कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो जब ऑर्बिटल मिक्स करते हैं और फिर एक नई ऑर्बिटल डिजाइन होती है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। बच्चों जितनी ऑर्बिटल मिलेगी उतना ही हाइब्रिडाइजेशन होगा। एक s ऑर्बिटल, एक p मिल रहा है sp, एक s और 2p sp2, 1s and 3p sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसी तरीके से sp3d, इसी तरीके से sp3p3 तक हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो बच्चों अभी आपको क्या करना है, आपने देखा कि H3PO4 की स्ट्रक्चर बनानी है। तो H3PO4 की स्ट्रक्चर कैसे बनाई जाएगी, इसके लिए मैंने आपको सेंट्रल एटम में फास्फोरस के बारे में थोड़ा आइडिया दिया कि फास्फोरस क्या है, कैसे है। अब आपको क्लियर हो गया कि फास्फोरस की वैलेंसी 3 और 5 हो सकती है। पहले इसके हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर इसकी कैसे होगी, फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर शेल में, अगर हम 5 में एक सेट कराएं तो 5 वैलेंसी होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए भाई ऑक्सीजन कितने हैं, हाउ मेनी ऑक्सीजन सराउंडेड द फास्फोरस, 4 ऑक्सीजन इज सराउंडेड
towards the phosphorus. So you can arrange the oxygen around the phosphorus. Now हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, तो आपको बता दें ऑक्सीजन के पास में आउटर सेल में, ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो 2 2 4 2 6 है, 1 2 ओके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया बच्चों, बन गया। अब फास्फोरस, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 3 है तो हाइड्रोजन साइड में लगा दिए ये तीनों, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बैलेंसिंग क्यों होती है बेटा, दोनों से शेयरिंग करता है ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन से कर लिया, एक दूसरे अपने फास्फोरस से कर लिया। अभी यहाँ संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाइड हो गया हाइड्रोजन, देखिए इसकी बैलेंसिंग सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे तरीके से फास्फोरस की बैलेंसिंग सेल में कितने हो गए गिनो, 1 2 3 4 5 थे, 3 शेयरिंग कर लिया, 5 3 8 हो गया। अभी फास्फोरस की बैलेंसिंग सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ओके। अभी क्या करना है कि अब ऑक्सीजन के पास में 6 होते हैं, तो अभी हम बीच में रख देंगे, दोनों का काम चल जाएगा। इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए दिस इज ए स्ट्रक्चर बाय विच यू कैन शो दैट you can say that this is a fulfill the requirement of octet rule by the phosphorus, okay। तो यहाँ पर फास्फोरस जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है ऑक्टेट की। अभी आप फास्फोरस, अभी आप क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। आपको बताते हैं ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। अभी यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पर इसके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 6 इलेक्ट्रॉन। अभी कह रहे मुझे 2 दे दो, तो कह रहे तुम देंगे नहीं, हम बीच में रख दे रहे, तुम्हारा भी काम चल रहा है, मेरा भी काम चल रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। दुनिया में नजर में बराबर की शेयरिंग लग रही होगी, लेकिन ये दोनों हैं किसकी, फास्फोरस की। तो इस तरीके से कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आप चाहो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, ये नहीं बनाना चाहते हो तो इनके 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बराबर में शेयरिंग करा दो। अब ये रूल ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है स्ट्रक्चर, क्यों नहीं कर रहा है, फास्फोरस के पास 1 2 3 4 5 और 5 कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग किया है, तो इसलिए वैलेंसी सेल में, फास्फोरस की वैलेंसी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर 8 से कम या 8 से ज़्यादा होते तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती हैं, इसलिए ये लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल है। अगर हम यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड लगाते हैं सपोज दैट, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऐसे लगाते हैं तब इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयरिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर ये ऑक्टेट रूल है। कैसे, सेंटीमीटर में देखिए, इनके पास फास्फोरस के पास कितने थे, 5 थे, 5 में 3 शेयरिंग कर रहे तो 5 में कितने हो गए, 8 बढ़ो, तो जब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है। अगर 2 की शेयरिंग करा दोगे तो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, समझ आ गया। तो ये हमारा ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अभी क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें, अभी जो है, अभी क्या करना है, इसमें कितने सिग्मा है, अभी देखिए सिग्मा 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 सिग्मा। इस फास्फोरस के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, बड़े ध्यान से समझिएगा। फास्फोरस के चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है, फास्फोरस की तरफ जो है हमारे 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो बच्चों इसमें अगर हम बात करते हैं चारों तरफ कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों, जब सिंगल बॉन्ड होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है। और जहाँ डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिग्मा पाई बॉन्ड होता है। तो फास्फोरस के चारों तरफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी बच्चों, सिग्मा बॉन्ड की संख्या हो गई है, आप बताइए 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, ओके। सिग्मा बॉन्ड यानी टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम में 4 सिग्मा बॉन्ड। हाँ जी, फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहे हैं, तो देयर इज नो लोन पे, 0 लोन पे, 4 + 0 = 4। और बच्चों 4 का मतलब होता है 4 ऑर्बिटल, sp3। आपको बता दें कि हाइब्रिडाइजेशन में जैसे s ऑर्बिटल होता है, p ऑर्बिटल होता है, अगर हमारा आंसर आए 4 ऑर्बिटल तो एक या सब 3 पार्टिसिपेट करेंगे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो बच्चों इस फास्फोरस में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। और sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। और कितना इंजन होता है, 10928। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है sp3 में, जल्दी बनाइए, टेट्राहेड्रल, ओके। और हमारे कई वीडियोस हाइब्रिडाइजेशन पे आप देख सकते हैं, यदि आपको प्रॉब्लम आती तो हाइब्रिडाइजेशन का और भी इनिशियल बता सकते हैं। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं स्ट्रक्चर भी बताएं, हाइब्रिडाइजेशन भी बताएं। अगर कोई आपसे पूछे कि s3p4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तुरंत आप बोलेंगे टेट्राहेड्रल। बोलेंगे कैसे, कहना ड्रा द स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बराबर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। देखिए कई टीचर्स भी कहते हैं कि शॉर्टकट होता है हाइब्रिडाइजेशन का, फार्मूला एक और होता है, वो बिना स्ट्रक्चर बनाए हाइब्रिडाइजेशन बता देते हैं। लेकिन मेरा मानना है यदि आप स्ट्रक्चर बताएंगे ना तो उसमें 2 चीज़ें सीखेंगे आप बॉन्ड का अरेंजमेंट सीखेंगे, आप कई चीज़ें एक्स्ट्रा सीखेंगे। कैसे, उसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हमने आपसे कहा, ये तो एग्जाम्पल
एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं H2SO4। क्या लेते हैं? H2SO4। आप जानते हो H2SO4 को क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड। सबको पता है कि ये हमारा किंग ऑफ केमिकल्स है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी रसायन का राजा, किंग ऑफ केमिकल। इसमें सल्फर है बेटा, सल्फर का 16 होता है, सबको पता है। सल्फर के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि सल्फर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाओ तो 1s2 2s2 जल्दी बताओ, 2p6 3s2 3p 3p4। तो p में कितने और होंगे? देखिए फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 और लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की, हमेशा याद रखना हाइब्रिडाइजेशन में लास्ट ऑर्बिटल, थोड़ा ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में लास्ट ऑर्बिटल जो होते हैं sp जो भी होंगे वही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आपसे पूछें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर? 6। अब इसमें 3s2 3p4। अब देखिएगा इसमें 2 है, इसमें 4 है, आगे कौन खाली है? 3d। बच्चों याद है d में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल। बच्चों बताओ इसकी वैलेंसी बढ़ाना चाहेंगे तो एक्साइट करके कितनी वैलेंसी बढ़ा सकते हैं? 2। अब 2 6 यानी सल्फर की वैलेंसी 2 से लेके पहले कितनी हुई थी? पहले कितने एम्पेयर थे? 2 एम्पेयर। फिर कितने एम्पेयर हुए? 4। फिर कितने एम्पेयर हो गए? 6। तो टोटल वैलेंसी सल्फर की अधिकतम कितनी हो सकती है? जल्दी बताइए। 6 हो सकती है। हो सकती है। तो बताइए इसमें कितने तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? जब एक S एक P मिलेगा तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? sp। जब एक S और 2 P मिलेंगे sp2। जब एक S और 3 P मिलेंगे sp3। जब एक S 3 P 1 D मिलेगा sp3d। और एक S और सभी मिला दें 2 D और 3 P तो sp3d2 तक होता है। देख लिया? तो सल्फर में हाइब्रिडाइजेशन यानी सल्फर के कंपाउंड पढ़ेंगे आप लोग, बहुत सारे कंपाउंड पढ़ेंगे जैसे SO2 SO3 सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। बोलिए समझ में आ गया? ये बहुत सारे H2SO3 H2SO4 SF6 ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है सल्फर के। तो आपको पता है जब आप सल्फर के बहुत सारे कंपाउंड हैं तो सल्फर में कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? सल्फर में sp भी पाया जाएगा, sp2 भी होगा, sp3 भी होगा, sp3d भी होगा, sp3d2 भी होगा। तो इसी तरीके से अगर हम आपसे पूछें बताइए कार्बन में कितने तरीके का हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? अगर हम आपसे पूछें बताइए 1s2 2s2 2p 2p2। बच्चों पहले में 2, दूसरे में 2 2 4 2 4 वैलेंसी 4 हुई। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। 2 s में 2 p में 2। अगर आप ध्यान से देखें तो अब यहाँ से ये एक्साइट करा के बताओ कितने होंगे टोटल वोल्ट के? 4 एम्पीयर होंगे। तो इसमें कितना हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है? sp sp2 sp3। तो बच्चों कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं उसमें sp होगा, sp2 होगा, sp3 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों? d क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस कार्बन में 2d ऑर्बिटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए हम आ जाते हैं उसी पे, क्योंकि हर चीज़ कनेक्ट है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं जरा सा भी नहीं आता तो हम कहीं और पहुंच जाते हैं। इसका रीज़न यही है कि हर चीज़ कनेक्ट करनी चाहिए आपको। बात कर रहे थे सल्फर की, H2 के स्ट्रक्चर की। तो प्लीज ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की जो स्ट्रक्चर ड्रा करने की बात करते हैं तो बीच में सल्फर है, सल्फर के पास 16 होते हैं, 2 2 4 2 6। देखो 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन 4 है तो भाई एक सिमेट्री की तरीके से हम अरेंज करेंगे चीज़ों को। तो लगा दिए हमने, हाइड्रोजन भी इधर इधर लगा दिए। तो अब देखिए इधर ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो देखिए 2 2 4 2 6। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही फैमिली के मेंबर है, वो 16 ग्रुप होता है। इसलिए ऑक्सीजन के आउटर सेल में भी 6 होते हैं, सल्फर के भी आउटर सेल में 6 होते हैं। अब यहाँ पर आप अरेंजमेंट करिए, हाइड्रोजन के पास 1 होते हैं, यहाँ 1 1 की शेयरिंग हो गई। अब ऑक्सीजन के पास कितने? सबको पता है ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो या तो ऑक्टेट रूल बनाओ तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अन्यथा 2 2 की शेयरिंग दिखा दीजिए। अब यहाँ सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर इन आउटर सेल, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ द सल्फर इज 6। Now that after the chemical bond, you can say covalent bond, total valency electron in sulfur is 12, just double of the 6, because 6 electrons share to each other make it doubling just like। तो 6 की जगह कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप एक बात बताइए, सल्फर के सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल डबल, एक सिग्मा एक पाई, सिग्मा 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 कितने हैं चारों तरफ? जल्दी बताइए। 4 सिग्मा बॉन्ड। हाँ जी, सल्फर के पास कोई डोन पेयर नहीं है, 0 डोन पेयर है। 4 + 0 = 4, 4 का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहाँ पर भी सल्फर में भी sp3 है, जहाँ sp3 होता है मैं भूल चुका हूँ, वहाँ पर टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होती है, 109 डिग्री 28 मिनट हमारा एंगल होता है, बॉन्ड एंगल इतना होता है फिक्स।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है और लोन पेयर नहीं है, देयर इज नो लोन पेयर, याद रखना स्ट्रक्चर को कौन प्रभावित करता है, स्ट्रक्चर को कौन इन्फ्लुएंस करता है, नंबर 1 पर आता है सेंट्रल एटम में प्रेजेंट लोन पेयर, बट देयर इज नो लोन पेयर इन सल्फर। 6 electron of the sulfur is already bonded with another 6 electron, that's why there is a no lone pair at the central atom of the sulfur. Now you can consider here the only 4 sigma bond. Now the type of hybridization is equal to the number of sigma bond plus number of lone pair. 4 sigma bond, but there is no lone pair, there is no lone pair, there is no change in geometry, you can say there is no distortion, therefore the regular structure, there is a regular tetrahedral geometry of the sulfuric acid. तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसकी बात करते हैं, ये H प्लस आयन देता है, कितने देगा, H प्लस आयन 2 देगा, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड एक हमारा डाई बेसिक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 है। ओके, तो तुमसे पूछिए कितने H प्लस आयन देता है, हाउ मेनी H प्लस आयन गिव्स बाय द सल्फ्यूरिक एसिड 2, द बेसिसिटी ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड विल बी 2। ओके, तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है। अब हम बात करते हैं बच्चों, आते हैं आपके पॉइंट में, जो आप लोगों ने पूछा है क्वेश्चन, उसका जवाब देते हैं। बच्चे एक H2SO4 हो गया, ठीक है, अगर हम आपसे कहें H2SO5 बनाइए, ओके, अब H2SO5 क्या होगा, तो H2SO5 में आपको हम बताते हैं, देखिए चेंजिंग करते हैं, 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे बच्चों, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा इधर बढ़ा दीजिए चाहे इधर बढ़ा लीजिए, मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन बढ़ा दिया, लीजिए, और कहीं चांस ही नहीं था, बोलो चाहे इधर बढ़ा लीजिए चाहे इधर बोली। अब आप देखिए, अब यहाँ की सिचुएशन क्या होगी, बड़े ध्यान समझना। अभी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अब ये पता है, ये चैप्टर बहुत अच्छे से तब आए जो रिडॉक्स पता हो, और रिडॉक्स हर चीज़ बड़ी करेक्ट है। कैसे, अब बताओगे कैसे? कोई बच्चा बताएगा ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, कोई बच्चा बताए -2, क्यों होता है? आपको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ाई थी, याद है? सल्फर ऑक्सीजन में कौन दो बन गए, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस पर कितना चल जाएगा, याद रखना, जब ऑक्सीजन पे -2 होता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, जब ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है उसे ऑक्साइड कहते हैं, और जब ऑक्सीजन पे -1 होता है तो उसे परऑक्साइड कहते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये पढ़ाई जाएगी रिडॉक्स चैप्टर में। अब आप इसकी स्ट्रक्चर आप बना चुके थे भाई H2SO4 की, अब हमें H2SO5 बनाना है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें पर लग गया है क्योंकि इसमें परऑक्साइड आ गया। कैसे पता चला परऑक्साइड आ गया? जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उन्हें परऑक्साइड कहते हैं। और फिर भी मैं बताता हूँ, तुम बताओ बेटा ध्यान से, ऑक्सीजन और दोनों गए सल्फर से, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, दोनों की खींचेंगे तो इसमें -2 चार्ज आएगा। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन इधर से खींचेगा, इधर से खींचेगा तो इसमें कितना चार्ज आएगा, -2। यहाँ पर ये खींचेगा तो -2, यहाँ पर इधर से ये खींचेगा, इधर से, अब यहाँ देखो, यहाँ देखिए दोनों बराबर नहीं, पहलवान तो खींचेगा नहीं खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन किधर से खींच पाएगा, इधर से, तो कितना चार्ज आएगा। अब बताओ इन दोनों को खींचेगा नहीं, तो ऑक्सीजन इधर से खींचेगा, कितना चार्ज आएगा, -2। देखिए ये परऑक्साइड है, जब दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उन्हें परऑक्साइड कहते हैं। और परऑक्साइड के एक ऑक्सीजन पर -1 चार्ज आता है और ऑक्साइड पे -2 चार्ज आता है। अब आपसे एक बात पूछें, अगर आपसे कहा जाए कि सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर और ये पर जो तुम्हारा पर कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें परऑक्साइड बॉन्ड है, इसमें सल्फर में चार्ज कितना है बताओ, दोनों पे चार्ज बता दे कोई। तो चार्ज निकालने का तरीका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं चार्ज को। तो कई लोग तो चार्ज निकालने के तरीके को समझ नहीं पाते हैं, चार्ज कैसे निकाला जाता है। जैसे H2SO को 2 इंटू हाइड्रोजन पे +1 चार्ज होता है, सल्फर का निकालना है x +4 इंटू ऑक्साइड पे -2 चार्ज होता है, ऊपर चार्ज 0, तो x बराबर निकल के आएगा +6। कितना निकल के आ गया, +6 निकल के आ गया। सल्फर पे +6 चार्ज है, कैसे पता चला, क्योंकि सल्फर के, अच्छा एक बात बताओ, तो ये स्ट्रक्चर दिख रही है, तो इस स्ट्रक्चर में सल्फर पे चार्ज कितना आएगा बताओ, +6 आएगा। सल्फर पे कितना चार्ज आएगा, +6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन उससे दबंग लोग खींच रहे हैं, तो इसलिए सल्फर में प्लस में चार्ज आएगा, +6 आएगा। क्या आएगा, +6 आएगा। चलिए अगर ये हटा दिया जाए ऑक्सीजन 20 और यहाँ पर डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब बताओ सल्फर में कितना चार्ज होगा, चार्ज तो वही होगा सही,
इसलिए याद रखना, चाहे स्ट्रक्चर ये हो चाहे स्ट्रक्चर वो हो, लेकिन सल्फर पे चार्ज +6 है। क्या सल्फर पे, अब बताना पड़े ध्यान से, कई बच्चे कैसे निकालते हैं, इसमें निकाला 2 × +1 प्लस सल्फर पे x + 5 × -2 बराबर 0। अब निकालने देखिए +8 आएगा, देखो 10 में से 2 गया 8 +8। अब बताओ सल्फर पे कभी +8 हो सकता है? अरे भाई सल्फर की आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो +6 से ज़्यादा 6 है तो 2 लेगा या 6 देगा, तो सल्फर पे चार्ज हमेशा -2 से +6 तक आ सकता है, लेकिन +8 तक नहीं आ सकता है, जो टोटली रॉन्ग है। इसलिए हम इसे देख के बता देते हैं चार्ज कितना होगा। सल्फर से चारों ऑक्सीजन खींच रहे हैं, तो इसलिए सल्फर में +6 आएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स में चेंजिंग लाते हैं। समझ में आ गया? जैसे हम आपसे कहें चलिए एक स्ट्रक्चर बनाइए आप, अब बताइए इन दोनों की स्ट्रक्चर कैसे होगी? टेट्राहेड्रल। बोलो, क्योंकि सल्फर देखेंगे ना, सेंटर एटम देखेंगे, सेंटर एटम समझ में आ गया? चलिए अगर हम आपसे ये कहें, ये बताइए H2H2O7 इसके स्ट्रक्चर बनाइए, इसे हम ओलियम कहते हैं। बच्चों ओलियम पढ़ा है आपने कभी? नहीं पढ़ा। ओलियम का दूसरा नाम होता है फ्यूमिंग, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। बच्चों फ्यूमिंग जानते हो? नहीं जानते हो? जब हम सल्फ्यूरिक एसिड, हमारे पास कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड रखा है, जब ढक्कन खोलोगे तो फ्यूम्स आती हैं, वो फ्यूम्स आती है सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस की। तो जब H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 और SO3 गैस मिलेगी, तो उन दोनों को मिलाने से फार्मूला बनता है H2H2O7। देख लीजिए H2H2O7, दिस इज कॉल्ड ओनियम, दिस इज कॉल्ड फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज कॉल्ड ओनियम। जब आप लैब में हो और लैब में आप ढक्कन खोल लो, लिड खोल लो सल्फ्यूरिक एसिड का कंसंट्रेट का, देन यू विल गेट ए फ्यूम्स, the fumes, you know, the chemical composition of fume is SO3 sulfur trioxide. The combination of both things, if you can add the both formula, then the resultant you will find H2SO7, that is called oleum, or you can say fuming sulfuric acid. तो इस तरीके से अगर हम आपसे कहें चलिए इसकी स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? ओलियम बना के दिखाइए। अब आपके सामने चैलेंज होता है कि सर यार स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? बोलिए। तो स्ट्रक्चर बनाने का भी एक चैलेंज स्टार्टिंग में बच्चों को रहता है। तो बच्चों H2H2O7 की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो लेकिन इसकी स्ट्रक्चर बनाने से पहले तो एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, सल्फ्यूरिक एसिड की। याद है तुम्हें? अभी बना के आए सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओ, अभी बनाए ना? तो बेटा ये होती है। अब एक काम करो, एक और सल्फ्यूरिक एसिड बनाइए आप, लीजिए ये लीजिए, क्योंकि इसमें कितने सल्फर हैं? 2 सल्फर हो गए। अगर इनमें से 20 से अगर हम क्या निकालते हैं? वाटर, वाटर निकाल दो, लीजिए ये स्ट्रक्चर होगी। अगर गौर से देखिए ये वही स्ट्रक्चर है H2H2O7, देखो है, बोलिए। और सल्फर के पास बताइए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 शेयरिंग कर रहे हैं, जिसमें सल्फर +6 आएगा, यहाँ सल्फर बोलो, यहाँ +6 आएगा, और बताओ यहाँ बीच में ऑक्सीजन यूज करेगा, पेरोक्साइड नहीं, ये भी ऑक्साइड है। तो अगर हम आपसे कहें H2H2O7, अब बताओ इसमें 4 सिग्मा है, टेट्राहेड्रल, दोनों में sp3 पोलराइजेशन। और बताओ ये ओलियम है। अगर 2 × +1 + 2 × x, सल्फर पे x + 7 × -2 = 0, 14 में से 2 गए 12 बचे, x बराबर कितना निकल के आ रहा है? +6 आएगा, यानी सल्फर पे +6 चार्ज है। चाहे तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से निकालो और चाहे तुम ऐसे बता दो। समझ में आ गया? चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलिए H2H2O8 की स्ट्रक्चर बनाओ, इसे कहते हैं मार्शल एसिड। और इसमें कहीं ना कहीं जब ऑक्सीजन ज़्यादा होता है तो पेरोक्साइड बॉन्ड होता है, जो बताए। लीजिए लो, इन दोनों के बीच में अब 2 ऑक्सीजन आ गया, बोलो। अब देखिए, अब इसकी अब बताओ अब इस फार्मूले में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 8 में 16 में से तो 14 x की आएगी +7, क्या ये हजम हुई? दैट इज रॉन्ग। तो पता कैसे चलेगा? क्योंकि हमने क्या लिखा? हमने गलत लिखा, हमने सभी ऑक्सीजन को ऑक्साइड नहीं मान लिया, हमने ऑक्साइड मान लिया, जबकि इसमें सभी ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है। इसमें गौर से देखिए, जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से होते हैं तो पेरोक्साइड होता है, तो ये 2 पेरोक्साइड थे। तो आपको फार्मूला बनाते समय, चार्ज निकालते समय ध्यान रखना चाहिए, तो O6 × O2 लिखना चाहिए था, क्योंकि 2 ऑक्सीजन पेरोक्साइड है और बाकी 3 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड है। लेकिन सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस बनाएगा, क्योंकि ये दोनों शेयरिंग कर रहे हैं, ये नहीं खींच पाएंगे एक दूसरे को। तो देखिए 2 × +1 + 2 × x + 6 × -2 रहेगा, लेकिन 2 ऑक्सीजन में -1 रहेगा। अब निकाल के देखिए चार्ज +6 आएगा। अगर +7 निकल रही थी तो सही थी? नहीं, क्योंकि सल्फर के आउटर सेल में कितने होते हैं? 6, तो कभी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती।
ओके, दिस इज ए मार्शल एसिड। तो इसी तरीके से जब हमें थोड़ा सा क्लू पता चलता है किसी चीज़ के बारे में, तो हमें स्ट्रक्चर बनाने में आइडिया मिलता है। जैसे क्लू की बात चलते हैं तो समझ में आ गया है बच्चों। जैसे अगर हम बात करते हैं, क्लू बताते हैं, सबसे छोटा बताते हैं H2S। आप जानते हैं क्या कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब बताओ बच्चों, सर्कल के आउटर साइड में कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितने लगे? 2। लगा दिया हाइड्रोजन तो। दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ H2S। अगर हम आपसे कहें कि हम सर H2SO4 बनाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एसिड है, और एसिड हमेशा याद रखना, एसिड वो होता है जिसमें हाइड्रोजन डबल से लगा होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तब ऑक्सीजन खींचेगा, तभी तो इस प्लस साइन देगा। इसलिए ये जो हाइड्रोजन किससे लग गए, यहाँ बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। इनके बीच में ऑक्सीजन आ गया, अब ऊपर नीचे भी ऑक्सीजन लगा दिया। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ एक बेस कंसेप्ट है, अगर आपको पता है तभी आप कर पाएंगे। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन है, यहाँ सर्कल में चार्ज कितना होगा? चार्ज बताओ। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों में अंतर, कौन दबंग कौन होगा? इसमें सर्कल दबंग होगा, इसलिए इसमें कितना चार्ज आया? यहाँ सर्कल में -2 चार्ज है। अभी क्या निकाला था? +6। इसीलिए तुमसे कहते हैं ध्यान दीजिए, आउटर सेल में 6 है, 2 चाहिए या 6 देगा? 2 कहाँ चाहिए? जब उससे कोई छोटा होता है। अब यहाँ दबंग ये है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हाइड्रोजन से, इसलिए सर्कल खींचेगा शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो बच्चों इस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। हाँ, अब ये कहोगे सर 20-25 मिनट की वीडियो में हम सब एकदम स्ट्रक्चर बनाना सीख जाएं, तो ये इतना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक इनिशिएशन है जिससे आप अपने स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करिए। थैंक यू वेरी मच।